देखिए यहाँ पर कुछ आपके बेसिक्स के साथ में एडवांस लेवल मिक्स किया गया है। पहला है एलिमेंट्स यानी कि तत्व क्या होते हैं, ये सूक्ष्मतम कण होते हैं जिनसे पदार्थ निर्मित होते हैं। यानी कि सिंपली ये जो है माइनर मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनसे जो मैटर होते हैं वो मेड होते हैं, बनते हैं। इनको कहते हैं तत्व कहते हैं। अब क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को 3 सेक्शन में कैटेगराइज किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और जो है मेटल्स, नॉन मेटल्स और जो है मेटेलॉइड्स यानी कि उपधातु में। एक धातु, अधातु और जो है उपधातु में 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। अब ये जो 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, इनकी भौतिक और रासायनिक गुण की समानता व असमानता के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल क्वालिटीज। क्लियर है ना, या प्रॉपर्टीज। अब क्या होता है, जो मेटल्स होती हैं, धातु होती हैं, ये विद्युत धनात्मक यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। सामान्यतः ये कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड फॉर्म में रहती हैं। मरकरी ये ऐसा एलिमेंट्स है, मरकरी यानी कि पारा, जो कि रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होती हैं। इस चीज़ को याद रखो, जो मरकरी यानी कि पारा होता है वो रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, द्रव अवस्था में होती हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, धातुओं के एग्जाम्पल सोना, आयरन, प्लेटिनम, पीटी, क्रोमियम, सीआर ऐसी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता। बाकी सभी धातुओं पर जंग लगता है, लेकिन आयरन, प्लेटिनम, क्रोमियम ऐसे कई और सारी धातुएं हैं जहां पर जंग नहीं लगता है, क्योंकि इनमें धातुओं की क्रियाशीलता जो है अत्यधिक निम्न होता है, जो एक्टिवनेस होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। अब यहाँ पर देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी धातुओं के भौतिक गुण। इसमें पहला मेटेलिक लस्टर होता है, धात्विक चमक। धातुओं में एक चमक होती है ना, और इस चीज़ को कहा जाता है मेटेलिक लस्टर यानी कि धात्विक चमक। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धातुओं की सतह चमक युक्त होता है, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस, दैट्स व्हाई द सरफेस ऑफ मेटल्स इज लेसर। क्लियर है ना, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति रहती है इसलिए इनकी सतह चमक युक्त होती है, और धातुओं पर लेप या पॉलिश करके इनकी सतह को चमकदार बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मेटल्स के एग्जाम्पल कॉपर है, सोना है या चांदी है। कॉपर का सिंबल होगा Cu, सोना का Au और चांदी का यानी सिल्वर का Ag। धात्विक चमक के कारण ही इनका प्रयोग ज्वेलरी और सजावट की वस्तुएं बनाने में यूज किया जाता है। अब समझ में आया, यानी कि मेटल्स का यूज ज्वेलरी या जो है सजावट, डेकोरेशन की ऑब्जेक्ट बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि इनमें चमक होती है। अब एक्सेप्शन है आयोडीन और ग्रेफाइट, ये भी चमकीली होती हैं, बट ये नॉन मेटल्स यानी कि अधातु होती हैं। क्लियर है ना। जैसे अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, अच्छा जितनी धातुएं सब चमकदार होती हैं, लस्टरस होती हैं, हाँ, लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट क्या हैं, ये एक्सेप्शन में आती हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। ग्रेफाइट आपका कार्बन का ही एक फॉर्म होता है, अपरूप होता है। क्लियर है। आगे देखते हैं, यहाँ सेकंड जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो है विद्युत एवं उसमें सुचालकता यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। जो अधिकांश धातुएं होती हैं विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं। इट मीन्स वो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसमें विद्युत का चालन आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। ओके, जैसे आपका चांदी है Ag और तांबा Cu विद्युत और उष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक हैं, इसीलिए कॉपर का वायर बहुत ज़्यादा आता है। कॉपर का वायर हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, पहले चांदी सोना का भी तार आता था। क्लियर है ना। आगे देखिए, एक्सेप्शन में क्या है, टंगस्टन और जो लेड यानी कि सीसा और मरकरी Hg, ये क्या होती हैं, ये नॉन कंडक्टर होती है। आगे देखिए, अच्छा नेक्स्ट है आपका मेटेबिलिटी, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मीन्स होता है आघात वर्धनीयता, घा रहेगा,
अब आघातवर्धनीयता मीन्स क्या हुआ, कुछ धातुएं आघातवर्धनीयता होती है, मीन्स इनको आप हैमरिंग करके इनको एक थिन सीट में बदला जा सकता है, एक पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, ठोक पीट करके धातुओं को, और ये बिना टूटे हुए थिन सीट में, पतली सीट में बदल जाती है पतली चादर के रूप में। जैसे आपका चांदी है, सोना है, ये बहुत ज़्यादा जो आघातवर्धनीय धातु हैं। शायद यही वजह है कि चांदी और सोना सबसे ज़्यादा ज्वेलरी के सामान में यूज किया जाता है। 10 ग्राम सोने या 10 ग्राम चांदी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है ना, इतना ज़्यादा। अगर 10 ग्राम सोना मिल जाए ना, 30-40 हज़ार के तुम मालिक हो गए, ये समझ लो। अब देखिए यहाँ सोने को पीट कर 0.001 मिलीमीटर से भी कम मोटाई की पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। सोचो, इतना महीन बदला जा सकता है सोने को पीट कर। जिंक और मरकरी एक्सेप्शन है, यानी कि जिंक और हाइड्रेरिजीरम यानी कि मरकरी यानी कि पारा, ये हैं मेटल्स, बट इनको पीट कर पतली चादर में नहीं बदला जा सकता है। अच्छा, ये अपवाद वाला आपको ध्यान से पढ़ना होगा, याद रखना होगा। नेक्स्ट आता है तन्यता यानी कि डक्टिलिटी। कुछ धातुएं, डक्टिलिटी का मतलब डक्टाइल के फॉर्म में तन्य यानी कि खींचा जा सकता है। कुछ धातुएं सामान्यतया तन्य होती हैं, डक्टाइल होती हैं, मीन्स इन्हें खींचकर पतले यानी कि महीन तारों में बदला जा सकता है, चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा महीन तार खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। चांदी, धातु के 0.008 मिलीमीटर व्यास के महीन तार खींचे जा सकते हैं। टंगस्टन के लगभग अदृश्य अत्यधिक सूक्ष्म तार खींचे जा सकते हैं। टंगस्टन के तारों का प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट यानी कि तंतु बनाने में किया जाता। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक्सेप्शन कौन है? जिंक, मरकरी और गैलियम। एक्सेप्शन आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है हार्डनेस यानी कि कठोरता। साधारण ताप पर अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, लोहा आदि। लेकिन एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम इतनी सॉफ्ट मेटल्स होती हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम को। और नेक्स्ट है आपका गलनांक, जिसको कहते हैं मेल्टिंग या दरोड़ांक, और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। नाम से क्लियर है। मेल्टिंग यानी कि जिस टेम्परेचर पर किसी मेटल्स को मेल्ट किया जा सके, पिघलाया जा सके, उसे कहते हैं गलनांक यानी कि पिघलनांक यानी कि दरोड़ांक। क्लियर है? और जिस टेम्परेचर पर किसी चीज़ को बॉयल किया जा सके, उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। क्लियर है ना? बॉयलांक मत बोलना, बॉइलिंग पॉइंट बोलना। वह ताप जिस पर कोई धातु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज होती, परिवर्तित हो जाती है, उस धातु का क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। जबकि क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई मेटल्स अपनी द्रव अवस्था से किस में चला जाता है? वेपर फॉर्म में, लिक्विड से वेपर, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल में देखा जाए, आयरन धातु का जो गलनांक होता है 1535 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि लोहे को आप पिघला सकते हो। वो भी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 1535 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कॉपर को पिघलाया जा सकता है। कॉपर धातु का गलनांक होता है 1038 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? आप लोग कभी देखे होंगे आपके घर में जो प्रेस रहता है वो जल जाता है, तार वार उसमें जब बहुत तेज लाइट आ जाती है तब, क्योंकि अक्सर प्रेस में जो वायर होता है वो कॉपर वायर होता है। आप लोग देखे होंगे, या दुकानदार बताता है भैया कॉपर वायर का बना है ना? तो कॉपर का गलनांक कितना होता है? 1038 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे घनत्व यानी कि डेंसिटी। लगभग सारी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। अच्छा, डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब वो धातुएं ज़्यादा वेट होंगी, भारी होंगी। जैसे सोना, सिल्वर आदि का घनत्व उच्च होता है। सोने का घनत्व होता है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और चांदी का होता है 10.5 होने के कारण ये क्या होती हैं? भारी धातुएं होती हैं। अपवाद में क्षार धातुएं
जो क्षारीय धातु हैं जैसे सोडियम पोटेशियम और वही एलिने की पूरी कहानी, सोडियम पोटेशियम और फ्रेंशियम, ये सारी धातुएं क्या होती हैं, ये हल्की होती है। ओके, नेक्स्ट है भंगुरता, ब्रिटलनेस। धातुएं सामान्यतया कठोर होती हैं जिस कारण इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, जैसे जिंक। यानी कई सारी मेटल्स जो होती हैं वो भंगुर होती हैं। जिंक हुआ, इसमें भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। इसके बाद में ध्वनि, साउंड, धातुओं को जब हथौड़े से पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि क्रिएट करते हैं, इनको कहते हैं मेटेलिक साउंड, यानी कि धात्विक ध्वनि कहते हैं। जैसे धातुओं को, यही वजह है, इसी के वजह से लोहे का यूज घंटा बजाने के लिए किया जाता है। टन टन एकदम होती है ना, जिंगलिंग साउंड होती है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका विलेयता, यानी कि सोल्युबिलिटी। सामान्यतः धातुएं जो हैं द्रव विलायकों में विलय नहीं होते, मतलब जो मेटल्स होती हैं वो ऐसे सॉल्वेंट में नहीं घुलती हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे तुम सोना को पानी में घोल दो, काहे घोल पाओगे, नहीं घोल सकते हो, क्योंकि सोना क्या है, नॉन मेटल्स नहीं, सोना मेटल्स हैं, और मेटल्स को द्रव विलायक में नहीं घोल सकते। अच्छा, विलायक सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा रहता है, जिसमें कोई चीज़ घुलती है, और विलेय है ना, वो होता है जिसमें जो चीज़ घुलती, सॉल्यूबल मतलब। आगे अब यहाँ रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज आपने तो पढ़ाई है अच्छे से, अब वही है, बस यहाँ एग्जाम्पल भर भर के है। जैसे किसी भी मेटल्स को, यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करें तो पहला है कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑफ द मेटल्स, यानी धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जब कोई मेटल्स ऑक्सीजन से क्रिया करती है, यानी कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से, तब वो धातु के ऑक्साइड, उस मेटल के ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर है ये इसका, कोई धातु है, मानते हैं धातु M है, क्लियर है ना, ये वायु से ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो ये M2O बन जाता है। अब इसी फॉर्मेट में आ जाओ, अब यहाँ M यानी कि धातु के रूप में आप ले सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, यहाँ देखिए दिया गया है। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से क्रिया कराया गया तब क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। एल्यूमिनियम को जब ऑक्सीजन से क्रिया कराया गया तब क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। अब कैसे बन रहा है ये चीज़ें क्लियर है ना, आप लोग को पहले पढ़ा दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराया गया तब ये रिएक्शन करके बना एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना, और इसके साथ में वाटर ये बना। नेक्स्ट है जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराया गया तब ये बना सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये फॉर्मूला है NaAlO3, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के साथ में जल बना आपका। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कॉपर जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तब ये बनता है कॉपर ऑक्साइड बनता है। अब नेक्स्ट है आपका धातुओं की जल से क्रिया, यानी कि रिएक्शन विद वाटर ऑफ द मेटल्स। यहाँ पर मैंने बताया था जब कोई मेटल्स वाटर से क्रिया करता है, जल से क्रिया करता है, तब उस धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, उष्मा जनरेट होती है। अब यहाँ पर आप मेटल्स के रूप में आप ले सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, किसी को भी ले सकते हैं। यहाँ जैसे देखिए कैल्शियम जब वाटर से क्रिया करता है तब ये क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्लियर। इसी तरह आयरन जब वाटर से क्रिया करता है ना, तब ये क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है और इसके साथ में हाइड्रोजन जनरेट होता है। सब में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, अपने फॉर्मेट में ये समझा है। क्लियर है। फिर यहाँ पर जब आयरन, अरे ये तो हो गया, जब एल्यूमिनियम वाटर से क्रिया करता है तब क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इन सब में ऊष्मा भी निकलती है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया। तो जब सोडियम, अब याद करो, जब हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करता है, जनरली तो नहीं करता है लेकिन जब करता है तो भाई हाइड्राइड बनाता है। तो यहाँ देखिए सोडियम जब हाइड्रोजन से अपक्रिया करेगा तब ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद में आप देख सकते हैं धातुओं की तनु अम्ल से क्रिया, यानी कि डाइल्यूट एसिड से। जब कोई मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेगा तब उस मेटल्स का साल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस होगा। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देख लीजिए,
यहाँ पर मेटल्स, अभी इनको मारो गोली, मेटल्स के रूप में मैंने ले लिया सोडियम। क्लियर है ना। जब सोडियम को हम HCl से क्रिया कराया जा रहा है डाइल्यूट, तब ये क्या बनेगा, शुरुआत में यहाँ उस धातु का क्लोराइड बनेगा। तो ठीक है भैया, ये सोडियम Na है और इसका नेगेटिव क्लोराइड है, तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। अच्छा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया यानी कि H2SO4 से अब क्रिया। तो देखिए यहाँ सोडियम मैंने ले लिया, H2SO4 से अब क्रिया कराया गया, तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और प्लस यहाँ पर बनता है हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन गैस। और क्या, क्लियर। एल्यूमिनियम जब H2SO4 से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकल गया और यहाँ बचेगा क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट बचा। क्लियर है ना। अच्छा, कॉपर, सिल्वर और हाइड्रोजीरम, ये H2SO4 से कोई क्रिया, कोई रिएक्शन नहीं करता है। कौन कौन, कॉपर, अर्जेंटम यानी सिल्वर और हाइड्रोजीरम यानी कि मरकरी। क्लियर है। देखिए यहाँ पर, परंतु यदि कॉपर Cu, मरकरी Hg, सिल्वर Ag आदि से धातुएं अगर आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रही हैं, तब वहाँ पर रिएक्शन करती हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 बनाती है। यहाँ पर देखिए, कॉपर जब H2SO4 से क्रिया करता, अब ये H2SO4 ये डाइल्यूट नहीं है, ये कंसंट्रेटेड है यानी कि सांद्र है। जब दोनों को गर्म किया जाता है तब यहाँ कॉपर सल्फेट बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है। क्लियर है। अब धातुओं की अति तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, इसका मतलब जब मेटल्स आपका डाइल्यूट HNO3 होगा, यहाँ पर HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करते हैं, तब ये क्या बनाते हैं, नाइट्रेट बनाते हैं। जैसे देखिए, मैग्नीशियम जब HNO3 से क्रिया करेगा तो भाई मैग्नीशियम और इधर NO3 नाइट्रेट, ये दोनों मिलकर बनाएगा MgNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम नाइट्रेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह मैग्नीज जब HNO3 से क्रिया करेगा तब ये क्या बनाएगा, मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अम्लराज क्या है, तो अम्लराज देखो, 1 रेशियो में HCl और 3 रेशियो में HNO3 जब आपस में मिला दिया जाता है तब ये बन जाता है एक्वा रेजिया। क्लियर है। एक्वा रेजिया यानी कि अम्लराज, इसको हिंदी में ऐसे लिख देते हैं, एक्वा ऐसे लिखा जाता है, एक्वा रेजिया। तो एक चीज़ याद रखो, आप लोग शुद्ध हिंदी भाषी मत बनो, है ना, कम से कम टर्मिनोलॉजी तो साथ में इंग्लिश में लेकर चलो। हेडिंग का टर्मिनोलॉजी, इसका भी टर्मिनोलॉजी लेकर चलो, बहुत काम की चीज़ें रहने वाली है। उत्कृष्ट अक्रिय धातु यानी कि नोबल धातु जैसे सोना या प्लेटिनम को गलाने की क्षमता रखता है। और किंग ऑफ केमिकल्स जो होता है, रसायनों का राजा होता है, वो होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सबसे खतरनाक तेजाब H2SO4 ही होता है। इसके बाद में अब यहाँ पर धातु जो होते हैं जब साल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या बनाते हैं, इसमें कम क्रियाशील तत्व, लेस एक्टिव एलिमेंट्स चला जाता है, अलग हो जाता है बिकॉज ऑफ मोर एक्टिव एलिमेंट्स, ज़्यादा क्रियाशील तत्व के वजह से। जैसे कॉपर सल्फेट जब जिंक से क्रिया करता है तो जिंक ज़्यादा एक्टिव है कॉपर से, इसलिए जिंक कॉपर को विस्थापित, डिस्प्लेस कर देता है ना। और जो कॉपर सल्फेट था अब क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर बेचारा किनारे हो जाता है। अब यहाँ पर ये समझना है कौन ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, कौन कम क्रियाशील तत्व है, पहले इसे समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिक क्रियाशील धातुएं। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिक क्रियाशील धातुएं। देखिए रासायनिक क्रियाशीलता में कमी, यानी कि सबसे ज़्यादा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। देखिए जिंक की ज़्यादा है, कॉपर की कम है ना। तो तभी तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर दिया, है ना। इसी तरह आप देख सकते हैं, पूरा लिस्ट याद रखना होगा आपको। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए यही वजह, देखिए यहाँ कॉपर सल्फेट को जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर दिया, निकाल दिया, क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा अधिक क्रियाशील तत्व है। ओके। इसी तरह देखिए आयरन सल्फेट में से
जब जिंक से रिएक्शन हुआ तो जिंक ने आयरन को भी रिमूव कर दिया, है ना। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में जब कॉपर से रिएक्शन हुआ तो कॉपर सिल्वर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। आप ये देख सकते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पर कॉपर ज़्यादा है जबकि सिल्वर का कम है ना। तो ये चीज़ हो गया आपका यहाँ से, तो ये कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर बन गया। अच्छा, क्लोरीन से अपक्रिया क्या होता है, ये C कैपिटल में रहेगा, ध्यान दीजिए ये सब, ओके। जैसे सोडियम जब क्लोरीन से क्रिया करेगा तब सोडियम क्लोराइड बनेगा। इसी तरह कोई भी मेटल्स जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो उस मेटल का क्लोराइड बना देता है, बस सिंपल। अब मेटल्स में आप कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट कुछ भी ले सकते हैं, ओके। अच्छा, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, इसमें क्या होता है, जब कोई मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब वो मेटल्स, अब यहाँ n इलेक्ट्रॉन का मतलब n संख्या में 1 2 3 4 कुछ भी निकल सकते हैं, n संख्या में इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तब वहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना प्लस चार्ज हो जाएगी। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो n का मान 1 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो n की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और वो भी प्लस में, है ना। जैसे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो m प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, 2 निकल रहा है m प्लस 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 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, क्लियर है ना। अच्छा, उत्कृष्ट धातुएं जैसे गोल्ड और प्लेटिनम होती हैं, ये बहुत ज़्यादा होती हैं, हार्ड होती हैं, लेकिन इनको भी गला देता है अम्लराज, हर बाप का बाप होता है ना, वही कहानी। अब यहाँ पर देखिए नॉन मेटल्स जो होती हैं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, CnS मीन सल्फर, इनके अतिरिक्त जो कार्बन होते हैं, क्लियर हैं, और उनके जो फॉर्म होते हैं जैसे डायमंड, हीरा और ग्रेफाइट, ये भी आपकी नॉन मेटल्स ही होती हैं। केवल ब्रोमीन नहीं, केवल ब्रोमीन जिसका सिंबल होता है Br ही सामान्यतः पर एक द्रव लिक्विड होती हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं। सारी की सारी नॉन मेटल्स क्या होती हैं आपकी, एक तरह से लिक्विड नहीं होती हैं, लेकिन ब्रोमीन क्या होती हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं, ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। ज्ञात तत्वों में अधातुओं की संख्या केवल 22 है। भाई ये बड़ी काम की चीज़ है, पूरा 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स में से केवल 22 जो हैं क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, और उन 22 में जो 6 नोबल गैस हैं वो भी नॉन मेटल्स आती है, नॉन मेटल्स में ही आती। तो नॉन मेटल्स 22 याद कर लो, बाकी सब मेटल्स लो, काम ही क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, जैसे अब यहाँ पर अक्रिय गैस को याद करने का तरीका मैंने बताया था, हीनी अर कर ने XE रन बनाया था, बस ये हो गया आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, क्लियर। अब अधातुओं के भौतिक गुण, तो यहाँ देखिए मेटेलिक लस्टर, जो नॉन मेटल्स होती है इसमें कोई विशेष चमक नहीं होती, इनकी सतह गंदी होती है, मलिन होती है, चमकदार नहीं होती, डल होती है। जैसे सल्फर और फास्फोरस दोनों अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती, मतलब ये गंदी दिखती है। लेकिन एक्सेप्शन है, आयोडीन और ग्रेफाइट ये चमकीले दिखते हैं, चमकीले होते हैं, जबकि ये नॉन मेटल्स हैं। अच्छा, विद्युत और उसमें अचालकता, मतलब ये विद्युत और उष्मा के नॉन कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। जैसे जो नॉन मेटल्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट की क्या होती हैं, कंडक्टर नहीं होती हैं, ये इंसुलेटर होती है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। एक्सेप्शन में कार्बन का जो अपर रूप है एलोट्रॉप कहते हैं, याद रख लो, कार्बन के अपर रूप को क्या कहते हैं, एलोट्रॉप। जो एलोट्रॉप अब कार्बन होते हैं, जैसे ग्रेफाइट हुआ, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, इस वजह से ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रोड बनाने में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोड जो बैटरी में इलेक्ट्रोड होता है, क्लियर है। आगे भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस, भंगुरता का मतलब पीटने पर ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सल्फर है, फास्फोरस, ये नॉन मेटल्स हैं, भंगुर होते हैं, ब्रिटलनेस होती है। आतन्यता, धातुओं को खींचा नहीं जा सकता, नॉन डक्टाइल होती है,
क्लियर है ना। यानी कि अधातुओं को खींचकर तारों में बदला नहीं जा सकता क्योंकि इनमें तन्यता का अभाव होता है, डक्टाइल नहीं होती। हार्डनेस, जो अधिकांश नॉन मेटल्स होती हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होती हैं वो मृदु होती हैं, जैसे सल्फर और फास्फोरस, जबकि कुछ धातुएं कठोर होती हैं, जैसे आपका कार्बन के अपर रूप एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जिसमें जो डायमंड होता है सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ के रूप में माना जाता है डायमंड को। गलनांक, धातुओं को गलनांक या क्वथनांक कम होते हैं जबकि धातुओं के मेटल्स के ज़्यादा होते हैं। कार्बन, बोरान, सिलिकॉन इन सब का ज़्यादा होता है, एक्सेप्शन में आ गए। अच्छा, डेंसिटी, धातुओं की घनत्व सामान्यतः कम होते हैं, इस वजह से ये कम होती हैं, हल्की भारी, मतलब ज़्यादा भारी नहीं होती हैं। लेकिन डायमंड और आयोडीन का घनत्व बहुत सी धातुओं की अपेक्षा अधिक होता है, ये मॉडरेट होती है। साउंड, धातुओं आध्वनिक होती है, नॉन मेटल्स की कोई स्पेसिफिक साउंड नहीं पाई जाती है। क्लियर है, नहीं तो लोग थाली लेके ना बजाओ, फिर लकड़ी लेके बजाओ। क्लियर है भाई, सोचो आपका जो वुड है वो क्या है, नॉन मेटल्स है, धातुएं हैं, वो तो आवाज़ करेंगे नहीं बहुत खास। क्लियर है, हाँ तबला बजा रहे हो बात अलग है उसका। क्लियर है, हुनर है, ठीक है। सॉलिबिलिटी, अब जो नॉन मेटल्स होती हैं ये द्रव विलायक में यानी कि कई सारे सॉल्वेंट में घुल जाती हैं, जैसे आपका सल्फर है ये कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाती है CH2 में, और आयोडीन घुल जाती हैं Cl2 में यानी कि क्लोरीन गैस में। ओके, अब यहाँ धातुओं के रासायनिक गुण, इसमें केवल एक है ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा जो कि अम्लीय होती। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करेंगे तो ये H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल बन जाता है। क्लियर। अब एक चीज़ समझो, ध्यान से देखे होगे, जहाँ गंदगी रहती है वहाँ पर एक गंध टाइप होती है। एक्चुअली गंदगी जैसे पत्ती है, गिरी है, पत्ती वायु के कांटेक्ट में आई तो CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर वहाँ जब पानी वानी गया तो एकदम से कीचड़ टाइप हो जाता है ना, तो वहाँ से अम्ल जनरेट होता है H2CO3। कभी टेस्ट करना, उसका टेस्ट मतलब खट्टा रहेगा। अम्ल मतलब देखो, अम्ल वो सारी चीज़ें होती हैं जो खट्टी होती हैं। ध्यान से देखो, वो सारी चीज़ें जो खट्टी हैं वो अम्ल होती हैं। आपका पसीने के माध्यम से जब मैल आपके मुंह में चला आता है ना, तब आप कहते हैं यार खट्टा है, मतलब अम्ल वो भी है, आप टेस्ट करते हो ना। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे यहाँ पर हीलियम का 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 8 नहीं 18 होता है। आर्गन का क्या होता है, 18 होता है। ये इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होता है। जब इनको ब्रेक करते हैं तब हीलियम का तो कुछ होगा नहीं, हीलियम का 2 होगा। अच्छा, इन सब का ऑक्टेव कंप्लीट अगर देखोगे तो भाई इसका क्या हो जाएगा, हीलियम का 2 हो जाएगा जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा। क्लियर है ना। और नियॉन का 10 होता है तो 2 और 8 होगा। आर्गन का क्या होता है, 18 होता है, 2 8 8 होगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है ना। अच्छा, मैग्नीशियम का 2 8 2, एल्यूमिनियम का 2 8 3। फिर यहाँ पोटेशियम का आगे से कहानी चलती रहेगी, फिर आगे आ जाओ किस में, पोटेशियम में। क्लियर है ना। अब पोटेशियम का क्या होता है भैया, 2 8 8 1 होता है। फिर यहाँ कैल्शियम का 2 8 8 2 होता है। नाइट्रोजन, अब नॉन मेटल्स का कुछ दिया गया, नाइट्रोजन का 2 5 होगा, ऑक्सीजन का 2 8 5 होगा। अच्छा, फ्लोरीन का क्या होगा, 9 यानी कि 2 7 होगा। और फास्फोरस का 15 होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, तो 2 8 5 होगा, है ना। सल्फर का क्या होता है, 2 8 6 होता है। क्लोरीन का क्या होगा, 2 8 7 होगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए मिनरल्स क्या होता है, प्रकृति में धातुएं जिस यौगिक के रूप में पाई जाती हैं वो खनिज कहलाते हैं। यानी कि कोई मेटल्स जिस फॉर्म में, जिस कंपाउंड में पाई जाती हैं उन्हीं ओरिजिनल फॉर्म को क्या बोलते हैं, मिनरल्स कहते हैं। ये सामान्यतः मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत आदि अशुद्धियों के साथ मिश्रित अवस्था में होती, जैसे कॉपर पायराइट CuFeS2 ये पृथ्वी से अशुद्धियों के रूप में प्राप्त होता है और कॉपर पायराइड से हम लोग कॉपर बनाते हैं। कॉपर पायराइड का फॉर्मूला CuFeS2। इसके बाद अयस्क यानी कि ओर्स, वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सुगमता
या मितव्ययता अर्थात कम खर्चे के साथ होता है वो अयस्क कहलाता है। जैसे हॉर्न सिल्वर AgCl, हॉर्न सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। कार्नेलाइट KCl MgCl2 इंटू 6H2O, कार्नेलाइट का फॉर्मूला। इसके बाद अब ऑक्साइड अयस्क, जैसे बॉक्साइट Al2O3 इंटू 2H2O, इससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है। कोरंडम Al2O3, क्यूप्राइट Cu2O, ये सूत्र याद कर लो। हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, जिंकाइट ZnO। कार्बोनेट अयस्क में क्या है? कैलेमाइन ZnCO3, सिरुसाइट PbCO3, याद कर लो, ये फॉर्मूला है आपका, समझ लो। लाइमस्टोन CaCO3 है ना, सीडेराइट FeCO3, सल्फाइड अयस्क कॉपर पायरेट FeCuS2, अरे क्या बोल रहा हूँ, CuFeS2, अर्जेंटाइट Ag2S, जिंक ब्लेड ZnS, सिनेबार HgS, ये सिंदूर का सूत्र है HgS। इसको कैसे याद करोगे? जाओ पहले पूरे शरीर पर सिंदूर लगा कर आओ, तब तुम्हें हम हिंदी में GS पढ़ाएंगे, HgS, याद रहेगा ना। हाँ, आगे आयरन पायराइट FeS2 होगा। क्लोराइड अयस्क में हॉर्न सिल्वर AgCl, कार्नेलाइट KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। अब धातुओं का संक्षारण क्या होता है? नम वायु के संपर्क में आने पर धातुओं की सतह की धातु का संक्षारण हो जाता है, खराब होने लगता है, लॉस होने लगता है। इसको कोरोजन बोलते हैं, है ना। यह एक ऑक्साइड प्रक्रिया है, ऑक्सीजन के प्रोसेस से होता है। लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग होना मतलब बेकार जाना, तांबे तथा कांसा पर हरी परत का निर्माण होना, ये सब कोरोजन के एग्जाम्पल है। लोहे का संक्षारण यानी कि जंग लगना रस्टिंग कहलाता है, और साधारण रूप से जंग फेरिक ऑक्साइड का जलायोजित, ये जंग का सूत्र है, Fe2O3 इंटू XH2O के रूप में रहता है। जंग लगने पर का मुख्य कारण वायु में नमी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति। संक्षारण की रोकथाम कैसे करेंगे? प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, और यसद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। अच्छा, मेटेलॉइड्स उपधातु होते हैं जिनमें धातु अधातु दोनों की गुण पाए जाते हैं। एंटीमनी, आर्सेनिक, AS, क्लियर है ना। और ये उपधातुओं का जो है सबसे छोटा समूह होता है। ज्ञात उपधातुओं की संख्या केवल 8 है। मिश्र धातु एलोइज, 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिला देंगे तो वहाँ पर जो समांगी मिश्रण होगा वो एलोय बनेगा, मिश्र धातु। जैसे पीतल जो बना है, पीतल में कॉपर 70% और जिंक 30% रहता है मशीन के पुर्जे व बर्तन बनाने में। और कांसा यानी कि तांबा, कांसा यानी कि तांबा, और कांसा किससे बना है? कॉपर 88% है और जिंक नहीं, टिन 12% है बर्तन व मूर्ति बनाने में। अब यहाँ देख सकते हैं आप, पूरा लिस्ट देख सकते हैं, पीतल इससे बना है, आप पढ़ सकते हैं, क्लियर, पूरा लिस्ट जहाँ जैसे आवश्यकता लगे। फिर ये देख सकते हैं आप टांका, जो टांका लगाया जाता है ना, ये देखिए टांका में लेड यानी कि शीशा 80% होता है और टिन 20% होता है। विद्युत इलेक्ट्रिक अप्लायंस में यूज होता है टांका। अच्छा, स्टेनलेस स्टील जो बर्तन होता है, स्टील वाला बर्तन, वहाँ लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील, उसमें आयरन होता है 73%, क्रोमियम होता है 18%, निकिल होता है 8%। औजार बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन में मैग्नीशियम होता है 95%, जिंक होता है 5%। बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छा यहाँ एग्जाम्पल दिया गया। ओके, थैंक यू।